हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ। यह एक ऐसा घटना थी जिसने असीम ऊर्जा और पदार्थ को ब्रह्मांड में फैलाया। इस घटना ने स्पेस और टाइम की शुरुआत की, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक कॉस्मिक डॉन था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक बहुत ही डेंस और हॉट सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड एक्सपैंड हुआ और ठंडा होता गया। यह एक्सपेंशन आज भी जारी है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जाते हुए। स्पेस के विशाल एक्सपेंस में हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बादल बनने लगे। ये एलिमेंट्स ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ये बादल, जिन्हें नेबुले कहा जाता है, कॉस्मिक नर्सरीज थे, जहां स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इन नेबुले में ग्रेविटी ने गैस और डस्ट को एक साथ खींचा। ऐसा ही एक नेबुला एंशिएंट स्टार्स के रेमनेंट्स के साथ घूमता हुआ हमारे सोलर सिस्टम को जन्म दिया। यह एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग का उदाहरण था। गैस और धूल का यह बादल, हमारा सोलर नेबुला, अपने भीतर वह सब कुछ समेटे हुए था जिसे हम जानते हैं। यह एक कैओटिक और डायनामिक एनवायरनमेंट था। ग्रेविटी के जोर से नेबुला अपने आप में कोलैप्स होने लगा। यह कोलैप्स एक ऑर्डर्ड सिस्टम की शुरुआत थी। जैसे ही बादल सिकुड़ा, यह तेज और तेज घूमता गया। एक कैओटिक क्लाउड से एक रोटेटिंग डिस्क में बदल गया। यह डिस्क प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के फॉर्मेशन का आधार बना। इस मेलस्ट्रॉम के केंद्र में ग्रेविटी ने मैटर को इनवर्ड खींचना जारी रखा, जिससे कोर कंप्रेस और हीट हो गया। यह प्रोसेस कई मिलियन सालों तक चला। टेम्परेचर्स और प्रेशर्स बढ़ते गए। अंततः एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए जहां न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हुआ। यह मोमेंट एक स्टार के जन्म का था। एक स्टार, हमारा सन, का जन्म हुआ। यह एक चमकदार और शक्तिशाली एंटिटी थी जिसने पूरे सिस्टम को शेप किया। सूर्य के जन्म ने गैस और धूल के आसपास के डिस्क को रोशन कर दिया, जिससे प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आवर ओन अर्थ, के फॉर्मेशन का स्टेज तैयार हुआ। यह एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अर्थ की कहानी कॉस्मिक एवोल्यूशन की कहानी है। ग्रेविटी, टाइम और चांस की पावर का प्रमाण है। यह एक जर्नी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में अनफोल्ड हुई। डेड स्टार्स की एशेस से हमारा प्लैनेट उभरा, जो केओस से ऑर्डर बनाने की यूनिवर्स की रिमार्केबल एबिलिटी का प्रमाण है। यह एक परपेचुअल साइकिल है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अर्थ के फॉर्मेशन की फैसिनेटिंग जर्नी में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। यह एक नेवर एंडिंग सागा है। सूर्य के जलने के साथ एक नई शुरुआत हुई। हमारा सौर मंडल बदल गया, एक अव्यवस्थित बादल से एक व्यवस्थित प्रणाली में। अब यह एक अव्यवस्थित बादल नहीं, बल्कि एक संरचित और व्यवस्थित प्रणाली था। इसके केंद्र में अब एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण केंद्र था, प्रोटोसन, जो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। यह युवा तारा अभी भी द्रव्यमान इकट्ठा कर रहा है और नवजात ऊर्जा के साथ जल रहा है। गैस और धूल के आसपास के डिस्क पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला, जिससे एक नया ढांचा बनने लगा, जिसे अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह डिस्क एक गतिशील और विकसित हो रहा ढांचा था। यह डिस्क सूर्य के निर्माण से बचा हुआ सामग्री का एक घूमता हुआ मिश्रण, लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगातार बदल रहा है। इसका भविष्य उस नवजात तारे से जुड़ा हुआ है जिसकी वह परिक्रमा करता है। यह एक जटिल नृत्य था। इस डिस्क के भीतर ग्रहों के बीज बोए गए थे। ये बीज भविष्य के ग्रहों के लिए निर्माण खंड थे। धूल के छोटे छोटे कण, मृत तारों के अवशेष, आपस में टकराते और चिपक जाते हैं, बड़े और बड़े ढांचे बनाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे एक्रीशन कहा जाता है, एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी। यह वह मूल प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रह बनते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय निर्माण परियोजना थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों और बाद में गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित यह प्रक्रिया अजेय थी। ये छोटे कण आपस में मिलने लगे और समय के साथ बड़े ढांचे बनने लगे, जिससे बड़े और बड़े वस्तुएं बनती गईं। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। लाखों वर्षों में डिस्क धूल और गैस के एक चिकने विस्तार से बड़े और बड़े कणों की एक अव्यवस्थित शूटिंग गैलरी में बदल गया, जहां हर कण अपनी जगह के लिए संघर्ष कर रहा था। सभी स्थान और सामग्री के लिए होड़ कर रहे थे। यह एक ब्रह्मांडीय प्रतियोगिता थी। प्रोटोसन के गुरुत्वाकर्षण ने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिस्क को मार्गदर्शन और आकार दिया। डिस्क को आकार दिया और सामग्री के वितरण को प्रभावित किया। यह एक नाजुक संतुलन था। सूर्य के करीब, जहां तापमान अधिक थे, केवल कुछ विशिष्ट तत्व ही जीवित रह सकते थे। केवल भारी तत्व और यौगिक ही ठोस में संघनित हो सकते थे। यह एक चयनात्मक प्रक्रिया थी।
यह क्षेत्र, जिसे आंतरिक सौर मंडल के रूप में जाना जाता है, चट्टानी ग्रहों के लिए आदर्श था। चट्टानी स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का जन्म स्थान बनेगा। ये एक उपजाऊ भूमि थी। आगे, जिसे हम फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, उसके बाहर स्थितियां नाटकीय रूप से अलग थी। तापमान इतने ठंडे थे कि पानी की बर्फ जैसे अस्थिर यौगिक जम सकते थे। यह एक जमी हुई दुनिया थी। इस क्षेत्र, बाहरी सौर मंडल, ने गैस दिग्गजों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जन्म दिया। ये विशाल ग्रह थे। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक गतिशील और अव्यवस्थित वातावरण था। यह एक लगातार बदलता हुआ परिदृश्य था। फिर भी इस उथल पुथल के भीतर एक व्यवस्था उभरने लगी। हमारे सौर मंडल की बुनियादी संरचना उभरने लगी। यह एक भव्य डिजाइन था। ग्रहों के निर्माण के लिए मंच तैयार किया गया था और यह एक जटिल प्रक्रिया थी। प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी कहानी थी। यह एक ब्रह्मांडीय गाथा थी। जैसे जैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क विकसित होती रही, ऑब्जेक्ट्स का एक नया वर्ग उभरा, प्लैनेटेसिमल्स। ये छोटे छोटे पिंड जो धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारे सौर मंडल के निर्माण की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पिंड आकार में कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक के थे। प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। इनका आकार और संख्या समय के साथ बदलता रहा, जिससे सौर मंडल का स्वरूप निर्धारित हुआ। अब केवल धूल के कण नहीं, उनके पास इतना गुरुत्वाकर्षण था कि वे अधिक सामग्री को आकर्षित और जमा कर सकें। समय के साथ बड़े और बड़े होते गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, जिससे प्लैनेटेसिमल्स का आकार बढ़ता गया। ये प्लैनेटेसिमल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह डिस्क के माध्यम से बहते हुए अपने रास्ते में गैस, धूल और छोटे ऑब्जेक्ट्स को निगलते थे। इस प्रक्रिया ने उन्हें और भी बड़ा और अधिक जटिल बना दिया। प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन की प्रक्रिया टकराव और निकट संपर्क का एक कैओटिक डांस थी। ये टकराव और निकट संपर्क सौर मंडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कुछ प्लैनेटेसिमल सीधे टकरा गए, अनगिनत फ्रैगमेंट्स में बिखर गए। ये फ्रैगमेंट्स फिर से मिलकर नए स्ट्रक्चर्स बना सकते थे, जिससे सौर मंडल की विविधता बढ़ती गई। अन्य लोग मोर जेंटल इनकाउंटर्स में विलीन हो गए। उनका ग्रेविटी उन्हें एक साथ खींचकर और भी बड़े बॉडीज बनाता है। ये जेंटल मर्जर्स सौर मंडल के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। लाखों वर्षों में प्लैनेटेसिमल्स की संख्या कम होती गई, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ऑब्जेक्ट्स, प्रोटोप्लैनेट्स को बनाने के लिए मिल गए। ये प्रोटोप्लैनेट्स प्लैनेट्स के सीड्स थे, जो आगे चलकर हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स बने। प्लैनेटेसिमल किस प्रकार का मटेरियल जमा करता है, यह डिस्क में उसके लोकेशन पर निर्भर करता है। यह लोकेशन उनके कॉम्पोजिशन और फ्यूचर डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इनर सोलर सिस्टम में, जहां टेम्परेचर्स अधिक थे, प्लैनेटेसिमल्स मुख्य रूप से रॉक और मेटल से बने थे। ये मटेरियल्स तीव्र गर्मी का सामना करने में सक्षम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आवर ओन, के निर्माण खंड बनाते हैं। ये मटेरियल्स तीव्र गर्मी का सामना करने में सक्षम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आवर ओन, के निर्माण खंड बनाते हैं। इनसे ही पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। आउटर सोलर सिस्टम में फ्रॉस्ट लाइन के पार प्लैनेटेसिमल्स आइसेस को भी जमा कर सकते हैं, जैसे कि वाटर आइस, मेथेन आइस और अमोनिया आइस। ये आइसी प्लैनेटेसिमल्स वॉलेटिल मटेरियल्स की अधिकता के साथ गैस जायंट्स के कोर्स बनाएंगे। ये आइसी प्लैनेटेसिमल्स वॉलेटिल मटेरियल्स की अधिकता के साथ गैस जायंट्स के कोर्स बनाएंगे। ये कोर्स आगे चलकर विशाल ग्रहों का निर्माण करेंगे। प्लैनेटेसिमल्स का युग प्रारंभिक सोलर सिस्टम में तीव्र विकास और परिवर्तन का समय था। इस समय के दौरान सौर मंडल ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इन छोटे छोटे बिगिनिंग से प्लैनेट्स के सीड्स बोए गए, जो आज हम देखते हैं डाइवर्स वर्ल्ड्स के फॉर्मेशन के लिए स्टेज तैयार करते हैं। ये विविध वर्ल्ड्स हमारे सौर मंडल की अद्वितीयता को दर्शाते हैं। इस समय के दौरान पृथ्वी की कहानी तेज गर्मी, हिंसक टकराव और बड़े बदलावों की है। जैसे ही सौर मंडल में छोटे ग्रह आपस में टकराते और मिलते गए, उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा छोड़ी, जिससे बढ़ते हुए ग्रह गर्म हो गए। इन टकरावों से ऊर्जा और पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय ने युवा ग्रह को पिघला दिया। इसे पिघली हुई चट्टान और धातु की एक गर्म गेंद में बदल दिया। यह पिघली हुई अवस्था पृथ्वी के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण थी, विभेदन। इस प्रक्रिया में भारी तत्व जैसे लोहा और निकल ग्रह के केंद्र की ओर डूब गए, जिससे कोर का निर्माण हुआ। हल्के तत्व जैसे सिलिकेट सतह पर उठे, जिससे मेंटल और अंततः क्रस्ट का निर्माण हुआ।
पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को अलग अलग परतों में बांटना उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने इसकी भूविज्ञान, वायुमंडल और जीवन को समर्थन देने की क्षमता को आकार दिया। पृथ्वी के कोर के निर्माण के गंभीर परिणाम हुए। पिघला हुआ लोहे का कोर पृथ्वी के घूमने के कारण लगातार हिलता रहता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो ग्रह को ढंक लेता है। हानिकारक सौर विकिरण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, यह चुंबकीय क्षेत्र जीवन के उभरने और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पृथ्वी, जो कभी पिघले हुए पदार्थ की एक समान गेंद थी, एक परतदार ग्रह में बदल गई थी। इसका आंतरिक भाग कोर, मेंटल और क्रस्ट में विभाजित हो गया था। इस बड़े बदलाव ने पृथ्वी की कहानी के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया, इसके महासागरों और वायुमंडल का निर्माण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।